कैसे हैं दोस्तों? जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल मुस्लिम कंट्रीज के पास, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स मुस्लिम वर्ल्ड के पास, और ज्योग्राफी भी ऐसी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच का सेंटर भी यही रीजन है। फिर भी जब हम सुपर पावर की लिस्ट देखते हैं तो नाम आता है यूनाइटेड स्टेट, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज का। लेकिन मुस्लिम दुनिया का कोई मुल्क ग्लोबल लेवल पर इतना पावरफुल नजर नहीं आता। ये सवाल सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि एक्सपर्ट और हिस्टोरियन भी पूछते हैं। आखिर वजह क्या है? देखिए दोस्तों, पावर का मतलब सिर्फ पैसा या ऑयल नहीं होता। पावर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एडवांस टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में रोल। सुपर पावर वो होता है जो दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करे। और अगर हम सच देखें तो मुस्लिम दुनिया के पास रिसोर्स होने के बावजूद ये इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम दुनिया कमज़ोर है, बल्कि हकीकत ये है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी है। हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मुस्लिम एम्पायर दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत हुआ करती थी। एग्जाम्पल के तौर पर ऑटोमन एम्पायर ने 3 कॉन्टिनेंट्स पर हुकूमत की। साइंस, ट्रेड और मिलिट्री पावर में मुस्लिम वर्ल्ड आगे था। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब सवाल ये है, आखिर क्या हुआ जो इतनी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन आज डिवाइड और वीक नजर आती है? इस वीडियो में हम इमोशनल या बेस बात नहीं करेंगे, बल्कि फैक्ट, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के बेस पर समझेंगे कि मुस्लिम दुनिया पावरफुल क्यों नहीं। आज हम 4 बड़ी वजह समझेंगे: इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आपस की लड़ाई, फॉरेन इंटरवेंशन, बाहर की पावर्स का इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन गैप, यूनिटी और लीडरशिप का क्राइसिस। सबसे हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम दुनिया की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह बाहर नहीं बल्कि कई जगह अंतर से ही शुरू होती है। अब सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेज की हकीकत और मुस्लिम दुनिया असल में कितनी अमीर है। अब सबसे पहले एक बेसिक सवाल समझते हैं, आखिर मुस्लिम दुनिया के पास ऐसा क्या है जो उसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है? तो इसका जवाब है रिसोर्सेज और लोकेशन। दुनिया की इकोनॉमी का इंजन है ऑयल, और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है। इराक और कुवैत के पास भी मैसिव ऑयल रिजर्व हैं, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑयल की मदद से अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बना दिया। मतलब एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चलती है उसका बड़ा हिस्सा इसी रीजन से आता है। यानी अगर रिसोर्सेज ही पावर का मेजर होता तो मिडिल ईस्ट आज दुनिया का सबसे पावरफुल रीजन होता। ऑयल के अलावा नेचुरल गैस भी एक बहुत बड़ी पावर है। कतर दुनिया के सबसे बड़े गैस एक्सपोर्ट में से एक है, और ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व में से एक है। नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज और हीटिंग के लिए यूज होती है, इसलिए ये भी ग्लोबल पावर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब सिर्फ रिसोर्स ही नहीं, जियोग्राफी भी एक बड़ी ताकत होती है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स के बीच में है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला सेंटर। एग्जाम्पल के तौर पर सुएज कैनाल से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ट्रेड का गुजरता है, और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से दुनिया के ऑयल का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। यानी अगर ये रूट्स बंद हो जाएं तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। एक और चीज जो अक्सर इग्नोर होती है वो है पॉपुलेशन। मुस्लिम दुनिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यूथ ही किसी भी कंट्री की फ्यूचर होती है। लेकिन ये स्ट्रेंथ तभी पावर बनती है जब एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। हिस्ट्री में ऐसे कई कंट्रीज रही हैं जिनके पास रिसोर्सेज थे लेकिन वो सुपर पावर्स नहीं बन पाई, क्योंकि रियल पावर सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, स्टेबिलिटी और यूनिटी से बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर आज दुनिया में सबसे पावरफुल इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन उसके पास ऑयल रिजर्व मिडिल ईस्ट जितने नहीं हैं, और जापान जैसे कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हैं, फिर भी वो डेवलप और पावरफुल है। इसका मतलब क्लियर है, रिसोर्सेज एक एडवांटेज है लेकिन गारंटेड नहीं। अब सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब मुस्लिम दुनिया के पास रिसोर्सेज भी हैं और लोकेशन भी है तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो इसका जवाब है आपस की लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट्स। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है तो सिर्फ जान का नुकसान नहीं होता, इकोनॉमी टूट जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और डेवलपमेंट रुक जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं यमन में चलने वाली जंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा जाता है। यहाँ एक तरफ लोकल ग्रुप हैं और दूसरी तरफ रीजनल पावर भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। इस जंग ने मिलियंस लोगों की जिंदगी बदल दी और एक पूरा मुल्क डेवलपमेंट की रेस से बहुत पीछे चला गया। दूसरा एग्जाम्पल है सीरिया।
एक वक्त था जब सीरिया मिडिल ईस्ट का इम्पोर्टेंट कल्चर और इकोनॉमिक सेंटर माना जाता था, लेकिन सिविल वॉर ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। सिटीज खत्म हो गई, मिलियंस लोग रिफ्यूजीज बन गए और एक जनरेशन की एजुकेशन और फ्यूचर खतरे में पड़ गई। जब एक मुल्क अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा हो तो डेवलपमेंट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस इम्पॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं सूडान की। यहाँ पावर स्ट्रगल ने मुल्क को इंस्टेबिलिटी में डाल दिया और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। सिर्फ सिविल वॉर ही नहीं बल्कि कई बार मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के रिवल्स भी बन जाते हैं। जैसे कि मौजूदा वक्त में आप यूएई और सऊदी अरबिया को देख लीजिए। एक वक्त था जब इनकी दोस्ती रीजनल की सबसे बड़ी अलाइनमेंट मानी जाती थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मुल्क अपने अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के रिवल बन चुके हैं, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। तो रीजनल कंपटीशन, इन्फ्लुएंस की रेस और पॉलिटिकल डिफरेंस ये सब यूनिटी को और मुश्किल बना देते हैं। जब एक रीजन डिवाइड हो तो ग्लोबल लेवल पर उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए, वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती, वॉर इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय करती है। जो पैसा एजुकेशन, हॉस्पिटल और टेक्नोलॉजी पर लग सकता था वो वेपन्स और वॉर में खर्च हो जाता है। इसलिए जो रीजन पीस में होते हैं वो ज़्यादा फास्ट डेवलप करते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक और नुकसान होता है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है फेयर और इंस्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट। जब लोगों को फ्यूचर सेफ नजर नहीं आता तो टैलेंट बाहर चला जाता है और ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाता है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का नुकसान सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी रीजन को होता है। जब यूनिटी नहीं होती तो रिसोर्सेज होने के बावजूद पावर डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बड़ी वजह है जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, वो है फॉरेन इंटरवेंशन। मिडिल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड हमेशा से दुनिया के सुपर पावर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि यहाँ ऑयल है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ग्लोबल ट्रेड रूट्स हैं। पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखें तो बार बार बड़ी पावर्स ने इस रीजन की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस डाला है। यूनाइटेड स्टेट का मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेजेंस रहा है और रशिया भी कई कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहा है। इसी तरह इकोनॉमिक और ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए चाइना भी इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जब किसी रीजन में मल्टीपल पावर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। लोकल प्रॉब्लम्स ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती हैं और सॉल्यूशन और मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कई वॉर्स लंबी चलती हैं और डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेगी या मुस्लिम दुनिया फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें बदलनी होंगी। सबसे पहली ज़रूरत है यूनिटी। जब कंट्रीज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन करती हैं तो उनकी ग्लोबल बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। यूरोप के मुल्क एक वक्त में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन आज यूरोपियन यूनियन की वजह से उनकी कलेक्टिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर मुस्लिम कंट्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में कोऑपरेशन बढ़ाएं तो इन्फ्लुएंस नेचुरली बढ़ सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। 21वीं सेंचुरी में रियल पावर ऑयल से नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से आती है। जो कंट्रीज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है वो फ्यूचर कंट्रोल करती है। तीसरा स्टेप है ऑयल के अलावा इकोनॉमी को डाइवर्सिटी करना। टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर ये सब इकोनॉमी को स्टेबल बनाते हैं। जब इकोनॉमी स्टेबल होती है तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीस और स्टेबिलिटी। जब वॉर्स कम होते हैं तो डेवलपमेंट फास्ट होता है और ग्लोबल इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। अगर कोई रीजन ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो उसे 3 चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं: स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एडवांस टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल यूनिटी। जब ये 3 फैक्टर एक साथ आते हैं तभी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। मुस्लिम दुनिया के पास रिसोर्सेज भी हैं, यूथ पॉपुलेशन भी है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। यानी पोटेंशियल की कमी नहीं, सिर्फ डायरेक्शन और यूनिटी की ज़रूरत है। हिस्ट्री गवाह है, जो सिविलाइजेशन सीखती है वो दोबारा उठती भी है। अब सवाल ये नहीं कि मुस्लिम दुनिया पावरफुल बन सकती है या नहीं, सवाल ये है कब। दोस्तों, क्या मुस्लिम दुनिया में कभी कोई लीडर ऐसा उभर कर आएगा जो मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करे? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज के मौजूदा हालात में क्या मुस्लिम दुनिया में आपको कोई ऐसा लीडर नज़र आता है
जो मुस्लिम वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग पावर बना सके, या मुस्लिम दुनिया यूनिटी के बगैर ही अपना सर्वाइवल करती रहेगी जिस तरह मौजूदा हालात में कर रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।